क्वेश्चन में कह रहे हैं द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 117। तो सम टू 9 टर्म्स हमें दिया हुआ है 117। सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है जनाब? सम टू n टर्म्स का बेटा फॉर्मूला होता है AP के लिए n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जनाब सम टू 9 टर्म्स हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ लगा देंगे n अपॉन 2a प्लस 8d। तो ये हो जाएगा बेटा 2 तो हो जाएगा इधर कैंसिल, हो जाएगा a प्लस 4d और 9 उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 13। मैं कह सकता हूँ कि a बराबर है 13 माइनस 4d के। तो सम टू 9 टर्म्स प्लस टर्म 10 प्लस टर्म 11 प्लस टर्म 12, बेसिकली उन्होंने सम टू नेक्स्ट 4 टर्म्स बोला है ना उन्होंने। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स का मतलब है कि टर्म 10 प्लस टर्म 11 प्लस टर्म 12 प्लस टर्म 13 ये बराबर है 91। अगर मैं यहाँ पर सम टू 9 टर्म्स प्लस कर दूं दोनों तरफ, तो सम टू 9 टर्म्स जो वैल्यू है वो है 117। तो इसका मतलब है कि 91 में 117 आके ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा सम टू 13 टर्म्स। तो सम टू 13 टर्म्स हमारे पास आ गया इस तरीके से 208। तो फॉर्मूला बन जाएगा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 2 कैंसिल होके हो जाएगा a प्लस 60 और 208 को अगर हम डिवाइड करें 13 से तो ये आता है 16। तो क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू थी 13 माइनस 4d, तो जहाँ a लिखा है वहाँ हम डाल देंगे 13 माइनस 4d। So in that way हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी d की, तो ये हो जाएगा 2d इज इक्वल्स टू 3 एंड डिवीजन कर लें तो d आ जाएगा 1.5। तो जो भी d आया है हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा पुट d इज इक्वल्स टू 1.5। सो d मैं यहाँ पुट करूंगा, सो दिस विल बिकम 13 माइनस 4 इंटू 1.5, सो a बिकम 7। जनाब यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि हमें कोफिशिएंट चाहिए 1/x का, नहीं कोफिशिएंट ऑफ 1/x दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर हमें ये बात पता है कि TR+1 का फॉर्मूला होता है n कॉम्बिनेशन R a पावर n माइनस R v पावर R। और 1 प्लस x होल पावर n खुलता है 1 प्लस NC टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है इसमें जो 1/x आएगा वो बनेगा NC1 माइनस 2/x। तो ये मिल जाएगा मुझे कोफिशिएंट ऑफ 1/x। जबकि जो kx प्लस 1/x की होल पावर 5 है, तो इसमें मुझे जो 1/x चाहिए तो वो कैसे आएगा कि भाई x की पावर होती है n माइनस r और b की पावर होती है r, और ये मुझे चाहिए 1/x। तो ये है x की पावर 5 माइनस r, ये ऊपर आके हो जाएगा x की पावर माइनस r, ये ऊपर आके हो जाएगा x की पावर माइनस 1। तो बेस सेम पावर ऐड, अब हम कर लेंगे कंपेयरिंग।
अगर हम पावर्स कंपेयर कर लें, सो आई विल गेट r इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि अगर मैं r की जगह पर 3 डालूंगा तो मेरे पास टर्म मिल जाएगी 1/x वाली। तो टर्म r+1 का फॉर्मूला है n कॉम्बिनेशन r a की पावर n-r और b की पावर r। सो 5c3 हो जाएगा 10, हो जाएगा k स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, हो जाएगा 1/x²। हो जाएगा 10k स्क्वायर इंटू 1/x। तो इसका मतलब है कि पहले का कोफिशिएंट था 10k स्क्वायर इंटू 1/x। 10k स्क्वायर था मतलब सिर्फ, जबकि दूसरे का जो कोफिशिएंट था वो था जनाब 8c1 इंटू -2 और ये गिवन है 74 के बराबर। तो कैलकुलेटर से हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली। सो 16 इधर माइनस हो रहा है, वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। देन 10 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9। पॉजिटिव वैल्यू मांगी है तो 9 का रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं ईच ईयर द सेलिंग प्राइस ऑफ अ डायमंड नेकलेस इंक्रीजेस बाय 5%। देखो बेटा याद रखो, जब भी परसेंटेज इंक्रीज की बात होगी तो इसका मतलब ये जीपी की बात हो रही है। और कह रहे हैं द सेलिंग प्राइस ऑफ द नेकलेस इन द ईयर 2000 में जो दिया हुआ है प्राइस, वो दिया हुआ है $36,000। तो कह रहे हैं राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ द नेकलेस n ईयर्स लेटर। तो n ईयर्स लेटर का मतलब है कि हमसे Tn मांगा जा रहा है, जो कि होता है AR पावर n-1। तो स्टार्टिंग वैल्यू 36,000 है। हर साल 5% का इंक्रीज है कि 100 + 5, इंक्रीज हमेशा 100 में होता है। तो ये हो जाएगा बेटा 1.05 और डिक्रीज हमेशा 100 से होता है। तो ये जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1.05 होल पावर n-1, तो AR पावर n-1। तब उन्होंने कहा है कि हमें 2008 के लिए निकालना है। तो 2008 के लिए मैं n की जगह रखूंगा 9, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 2000 थी। तो 2000 पहली वैल्यू, देन 2001, देन 2002, 2003 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मेरे पास मैं n की जगह 9 पुट करूंगा, सो आई विल गेट द आंसर। तो बेटा मेरे पास जो आंसर आएगा निकाल के चेक कर लेते हैं। तो हम 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1.05 की पावर 8, तो दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे हम पहले हम आंसर निकालेंगे और उसके बाद फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे हम उसको कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 53200। क्वेश्चन में कह रहे हैं द कंपनी दैट मेक्स द नेकलेस ओनली सेल्स वन ईच ईयर, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑब्टेन्ड इन 10 ईयर पीरियड। तो बेसिकली इसका मतलब है कि वो मांग रहे हैं सम ऑफ 10 ईयर्स। सो सम ऑफ 10 ईयर्स का मतलब है कि S10 मांग रहे हैं। तो Sn का फॉर्मूला होता है बेटा A1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा S10, हो जाएगा ए हमारे पास था 36,000, हो जाएगा 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। बेटा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के बाद एक चीज़ ये कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला गलत लिख दिया है।
उल्टा लिख दिया मैंने फॉर्मूला, क्योंकि ये इंक्रीजिंग जीबी है तो मुझे यहाँ पर फॉर्मूला इंक्रीजिंग का लिखना पड़ेगा। इंक्रीजिंग का होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। आंसर उससे भी सेम आता है, लेकिन वो मैथमेटिकली तो ठीक है, एथिकली ठीक। तो जनाब यहाँ पर जो आंसर आएगा बेटा हमारे पास आएगा $453,000, जो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे हमने निकाला है। जनाब यहाँ पर हमसे रेंज मांग रहे हैं। सो हमारे पास जो फंक्शन है, अगर a cos bx प्लस सी की फॉर्म में, सो बेसिकली इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो a के बराबर होता है। हमारे पास जो शिफ्ट होता है वर्टिकल वो c के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे वैल्यू मांगूँ a की, तो वो है 3/2 और c जो है वो मेरे पास है 1/2। तो क्योंकि हमें रेंज के लिए मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए होता है, तो मिनिमम वैल्यू होगी सी, हो गया शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है मीन वैल्यू। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये जो मीन वैल्यू है ये है 1/2। 1/2 से मैं 3/2 यूनिट्स नीचे जाऊंगा। 1/2 से मैं 1/2 से मैं 3/2 यूनिट्स ऊपर जाऊंगा तो मैं मैक्सिमम पे आ जाऊंगा, और 1/2 से मैं 3/2 यूनिट्स नीचे जाऊंगा तो मैं मिनिमम पे आ जाऊंगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन को हम लिख सकते हैं -1 से लेकर 2 तक। वो कह रहे हैं अ फंक्शन इज सच दैट f of x plus k where k is a positive constant, the x axis is tangent to the curve। इसका मतलब है कि मेरा जो ग्राफ है वो इतने यूनिट्स ऊपर चले जाएगा। तो बेसिकली ये जो था ये था -1, तो मुझे +1 यूनिट्स ऊपर करना पड़ेगा। +1 यूनिट्स ऊपर करने के लिए मैं जो k की वैल्यू आएगी मेरे पास, वो आएगी +1। बेसिकली क्या हुआ है, मेरा ग्राफ ट्रांसलेट हुआ है 1 यूनिट अप। जनाब अब वो ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अगेंस्ट रिफ्लेक्शन करते हैं। एक्स एक्सिस के अगेंस्ट अगर हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा मैक्सिमम और मिनिमम उल्टा हो जाएगा। बेसिकली जो हमारी मीन वैल्यू है वो आती है मिड पॉइंट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम से। तो मिनिमम हमारा जो था उसको हम पलट देंगे और मैक्सिमम वैल्यू को भी पलट देंगे। तो मिनिमम जो हमारा -1 पे था वो मैक्सिमम पे चले जाएगा +1, और जो हमारा मैक्सिमम +2 था वो मिनिमम पे चले जाएगा -2। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो ग्राफ था ऐसे था, जब रिफ्लेक्शन होगी तो ये ऐसे हो जाएगा। तो पहली बात, हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम चेंज हो गया। मीन वैल्यू होती है इनका मिड पॉइंट। तो मीन वैल्यू कैसे आएगी, अगर मैं इनका मिड पॉइंट निकालूं तो जनाब 1 - 2 डिवाइड बाई 2, ये आ गया -1/2। तो मीन वैल्यू आ गई मेरे पास -1/2। सो बेसिकली फंक्शन जो है वो मेरे पास अब बन चुका है
स्टेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व व्हिच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ, सही है जनाब। मीन वैल्यू हमारे पास अलग से लिखनी होती है, और मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे पता लगाते हैं कि जनाब मैं मीन में एम्पलीट्यूड को प्लस करता हूँ तो मैं मैक्सिमम पे पहुँचता हूँ। तो मीन वैल्यू -12 थी, एम्पलीट्यूड मेरा रिप्रेजेंट होता है ए से, ये मेरा एम्पलीट्यूड होता है, और मैक्सिमम मेरे पास है +1। तो इसका मतलब है ए की वैल्यू जो है वो 3/2 है, तो जगह 3/2 cos +1। लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी। ए की वैल्यू नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि ये हमारे पास था ए पॉजिटिव के लिए कॉस का कर्व, जब रिफ्लेक्शन करेंगे तो ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब जो भी हमारे पास ए आंसर आ रहा था वो पॉजिटिव में नहीं आएगा बल्कि नेगेटिव में आएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं लाइन है y = mx + c और एक कर्व है xy = 16। यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ, क्यों पुट करूँ? क्योंकि उन्होंने कहा है कि लाइन जो है वो टेंजेंट है। तो दिस विल बिकम mx² + cx - 16 = 0। तो बेटा अगर लाइन टेंजेंट है तो इसका मतलब है कि b² - 4ac 0 से इक्वेट होगा। ये हो जाएगा c² - 4ac = 0। हो जाएगा c² = 64m। तो हमें m की वैल्यू निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ c, तो वो हमने निकाल ली। अब वो कह रहे हैं कि m की वैल्यू है -4, तो x इंटू mx², हमारे पास इक्वेशन बनी थी mx² + cx - 16 = 0। तो m की वैल्यू हमारे पास है -4, वो हमने डाल दी। अब x² के साथ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से। अब 2 डिफरेंट पॉइंट्स का मतलब है कि आपके पास 2 आंसर्स आएंगे, जबकि टेंजेंट का मतलब था कि आपके पास एक आंसर आ रहा था। तो 2 आंसर्स का मतलब है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 2 आंसर। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास c² - 4ac ग्रेटर देन 0 की जगह c² ग्रेटर देन 26। तो ये जगह प्लस माइनस c रूट ले लेंगे बोथ साइड ना, इस जगह c ग्रेटर देन 16 और जगह -c ग्रेटर देन 16 को पलट के लिखेंगे तो हम लिखेंगे c लेसर देन -16। तो सेट ऑफ वैल्यूज आ गया हमारे पास c ग्रेटर देन 16 एंड c लेसर देन -16।